नेक्स्ट है बेटे हमारा, अभी हमने देखा निर्धनता क्या होती है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। कहते हैं चूँकि निर्धनता में अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक और उससे सूचकों के माध्यम से हम देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर पर, यानी कि हम किस आधार पर वैसे तो बहुत सारे पहलू हैं जिनसे हम निर्धनता को नाप सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके जो मुख्य पहलू जो हैं वो हैं आय और उपभोग, यानी कि कितनी व्यक्ति की आय है, इनकम है, उपभोग यानी कि कितने वो खर्च कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। आय कहते हैं आय और उपभोग के स्तर पर संबंधित है। लेकिन अब निर्धनता को किस आधार पर देखते हैं? निरक्षरता यानी कि अनपढ़ता, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। यानी कि हम और कौन कौन से ढंग से देखते हैं निर्धनता को? कौन कौन से लिए इन्होंने? निरक्षरता स्तर, कुपोषण का स्तर, कुपोषण मैंने अभी आपको बताया था ना, उसको कितना पौष्टिक भोजन मिल पाता है कितना नहीं, रोग प्रतिरोधी क्षमता, उसकी इम्यूनिटी पावर कैसी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी या फिर रोजगार के अवसरों की कमी या फिर सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता। कहते हैं जैसे सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। जैसे इन्होंने बताया सामाजिक अपवर्जन, कहते हैं इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता के इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता में अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। यानी कि कई बार क्या हो जाता है कि बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों को सामाजिक और अपवर्जित रहकर भी केवल उन्हीं लोगों के साथ रहने के लिए उनको बाध्य कर दिया जाता है। असुरक्षा कैसे हो जाती है? कहते हैं निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कि कुछ विशेष समुदायों में कौन कौन से लोग असुरक्षित हैं, जिनको लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है। एक तो पिछड़ी हुई जाति के सदस्य हैं, या फिर कोई विधवा औरत या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने पर निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताना है। कहते असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। ये आपसे क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, असुरक्षा का निर्धारण कैसे किया जाता है, या कौन कौन से लोग असुरक्षित हैं, कौन कौन से लोगों को असुरक्षित माना जाता है? कौन से? विधवा, शारीरिक रूप से विकलांग या फिर पिछड़ी जाति, पिछड़े वर्ग के लोग। कहते हैं असुरक्षा का निर्धारण कैसे करते हैं? उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा कहते हैं इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, आतंकवाद आदि मामलों में जाना आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान एवं बड़े जोखिमों के आधार पर भी किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण में इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर भी किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप हो या फिर नौकरियों की उपलब्धता की कमी, दूसरे लोगों की तुलना में वे अधिक प्रभावित होते हैं और बड़ी संभावना में, मतलब कभी ऐसी कहते हैं देश पे ऐसे संकट आता है तो निर्धन लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब देखो हमारे सामने, आपके सामने एग्जाम्पल है, बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी फैली है तो उसके सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित जो हैं वो यही लोग हुए ना, निर्धन व्यक्ति हुए हैं। काम नहीं मिला, रोज़गार नहीं मिला। उसके बाद देखते हैं हम निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे होता है, पॉवर्टी लाइन कैसे डिटरमाइन की जाती है। कहते हैं निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा को अवधारणा होती है। निर्धनता के आंकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तर पर होती है। किसी भी देश में कहते किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग का स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो कि मूल आवश्यकताओं के लिए दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती हैं।
इसलिए काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे कि विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान दंड के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए कहते हैं, अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता यानी कि लग्जरी गुड्स माना जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताएं, कपड़ा, जूता, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उसकी कीमतों से गुना कर दिया जाता है। कहते हैं निर्धनता रेखा का आंकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरीज आवश्यकताओं पर आधारित होता है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दाल, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलाकर इन आवश्यक कैलोरीज की पूर्ति करती है। कहते हैं आयु, लिंग, काम करने की प्रवृत्ति आदि के आधार पर कैलोरीज आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरीज प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरों में, शहरों में 2100 कैलोरीज प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरीज आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनों के आधार पर वर्ष 2011 और 12 में 2011-12 में किसी भी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया था कि जो व्यक्ति इससे कम कमाता है वो निर्धनता रेखा से नीचे माना जाएगा। कहते हैं या फिर कम कैलोरीज की आवश्यकताओं के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा होती हैं। इस प्रकार 11-12 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 5 सदस्यों के परिवार निर्धनता रेखा से नीचे होगा यदि उसकी आय 4080 रुपये प्रति माह से कम है। इसी तरह परिवार में शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की अगर आय 5000 रुपये प्रति माह से कम है तो वह निर्धनता रेखा से नीचे होगा। कहते यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा कराए गए हैं। तथापि विकसित देशों की तुलना में विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करता है, जैसे कि $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। आगे इन्होंने क्वेश्चन दिया, विभिन्न देशों में विभिन्न निर्धनता रेखा का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हर देश में अलग अलग होती हैं लोग की इच्छाएं या लोगों के कैलोरीज वगैरह की। आपके अनुसार आपके क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यक स्तर क्या होगा? उसके बाद है निर्धनता का अनुमान कैसे लगाते हैं हम। कहते अगर हम तालिका आगे दी हुई है, अगर हम तालिका देखेंगे तो उसमें क्या भारत में निर्धनता अनुपात में 1993-94 में सिर्फ 45% लोग जो थे वो निर्धनता रेखा से 2004-05 में 37.2 हो गए और 11-12 में जो थे ये कम होकर 21.9% आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों की संख्या 21.9% से भी नीचे आ जाएगी। लेकिन निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व को 2 कारक 73-93 में गिरा। निर्धनता लोगों की संख्या 2004-05 में 407.1 मिलियन से गिरकर 269.3 मिलियन, 11-12 में ये गिरकर 2.2 प्रति वर्ष 2004-05 में 2011-12 के भी नीचे गिरी हुई थी। ये सारा इन्होंने बेटे दिखाया जो हमने अभी डिस्कस किया है। इसको आप अपनी नोटबुक में बनाओगे, ठीक है। ये ऊपर उन्होंने ये बताया इसका टेबल जो हमने अभी डिस्कस किया था। आगे इन्होंने क्वेश्चन बोले हैं कि 1993 में इनमें से देखकर आप इन क्वेश्चंस के आंसर करोगे खुद ही कभी ये जो था। उसके बाद असुरक्षित समूह कौन से थे? अभी हमने बताया था ना कौन कौन से थे। पिछड़ी जाति, पिछड़े वर्ग के लोग या फिर विधवा महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, जो हैंडीकैप पीपल्स हैं। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों में अनुपात में भारत में सभी सामाजिक समूह आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे कौन से? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार। इसी प्रकार अगर हम देखें आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह हैं ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार, नगरीय नियमित मजदूर परिवार। और 3.1 में जिन्होंने देखा निर्धन लोगों का प्रतिशत दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में
सभी समूहों के लिए 26 है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 100 में से 51 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 50% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा से नीचे हैं, जबकि 50% भूमिहीन कृषि श्रमिक, 43% अनुसूचित जातियां भी निर्भर हैं। कहते हैं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप में सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन, अनियमित दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी सुविधाओं को गंभीरता को दिखाता है। हाल के कुछ वर्षों में कहते हैं इसके बारे में जो है वो काफ़ी खोज की जा रही है। लोग जो है वो गांव से शहर या शहर से गांव की तरफ पलायन भी कर रहे हैं। कहते हैं दर्शाता है कि 1990 में दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी समूहों अनुसूचित जाति, ग्रामीण शिशु श्रमिक और शहरी नियमित मजदूर निर्धनता में कमी आई है। इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवारों में आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। महिलाएं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी सुव्यवस्थित ढंग से परिवार में उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया गया है। इसलिए महिलाएं, शिशु, विशेषकर बच्चियां और वृद्ध निर्धनों में भी अधिक निर्धन माने हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, निर्धनों में भी अधिक निर्धन किसे माना जाता है? महिलाएं, शिशु, विशेषकर बच्चियों को निर्धनों में से अधिक निर्धन माना जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। ये इन्होंने शिवरमन की कहानी बताई है कि कैसे वो गांव में रहता है, क्या क्या काम करता है। तमिलनाडु के कस्बे में रहता है। कहते हैं वो हथकरघा, बिजली करदा अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है और 100 परिवार वहाँ पर रहते हैं। उसमें क्या है, मोची जाति का 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन यह काम वर्ष में मात्र में 5 या 6 महीने मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सीजनल है, सीजनल काम मिलता है। उसकी पत्नी शशिकला उसके साथ काम करती है और 25 रुपये जो है वो प्रतिदिन मिलता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्ष से ऊपर विधवा माँ भी उनके साथ ही रहती है। तो उनके परिवार का गुजारा देखो। कहते वो बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है, लेकिन स्कूल नहीं भेज पाता। उसकी अपनी बहन है जिसको पढ़ा नहीं पाता, वो भी उनके पास ही रहती है। उसके आदि वस्तुएं खरीदना या विलासता की चीज़ें हैं उनको नहीं दिल पा पाता। जबकि अब की देखो, अगर आज की हम बात करें, सरकार इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं पढ़ पाते। तो इसके बाद में है बेटे नेक्स्ट है हमारा, इन्होंने क्वेश्चन बताए, इन पे चर्चा करें। वे किसके सामाजिक और आर्थिक समूह से संबंधित है? इस जो ऊपर आपने पहला पढ़ा ना शिवरमन के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इनके क्वेश्चंस के आंसर आप खुद ढूंढोगे। आपको कंप्रीहेंशन टाइप हो गई। परिवार में कमाने वाले सदस्य कौन कौन से हैं? परिवार में वृद्धों की स्थिति क्या है? क्या सभी बच्चे, लड़के और लड़कियाँ विद्यालय जाते हैं? ये सारा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपने इसको करना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।